स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एग्जैक्ट क्वेश्चन इरोडो में भी है ना। तो ध्यान से समझिएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर शोज टू ब्लॉक्स ए एंड बी। दो ब्लॉक है ए और बी, दोनों की मास 320 ग्राम दी गई है। तो केजी में चेंज कर लेंगे हम लोग आगे जाकर। और ये दोनों एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कि पुली से पास कर रहा है, और पुली स्मूथ है यानी दोनों तरफ टेंशन सेम होगी। हॉरिजेंटल सरफेस ऑन विच ब्लॉक ए कैन स्लाइड इज स्मूथ। ये सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन जीरो है। ब्लॉक ए इज अटैच टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना। हुज अदर एंड इज फिक्स टू अ सपोर्ट 40 सेंटीमीटर अबव द हॉरिजेंटल सरफेस। तो हॉरिजेंटल सरफेस से ऊपर 40 सेंटीमीटर के ऊपर ये बंधा हुआ है। इनिशियली द स्प्रिंग इज़ वर्टिकल, वो दिख ही रहा है। एंड अनस्ट्रेस्ड, और ये अभी अनस्ट्रेस्ड है, मतलब ये अभी अपने नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है। और सिस्टम को रिलीज कर दिया गया है। तो देखिए mg की वजह से ये नीचे आएगा। तो जब ये नीचे आएगा तो ये ब्लॉक राइट साइड में आएगा। तो पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए की वेलोसिटी बताइए एट द इंस्टेंट इट ब्रेक्स ऑफ द सरफेस बिलो इट, टेक जी की वैल्यू ये। तो जब ये आगे जाएगा तो स्प्रिंग खींचती जाएगी, है ना। स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा। तो आपको लग नहीं रहा है कि नीचे mg लग रही है और ऊपर एक स्प्रिंग की फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि ऊपर का फोर्स mg के बराबर हो जाए, तो उसी मोमेंट पे नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो सकती है। क्लियर है ये चीज़? तो यही वाला हम लोग काम करेंगे यहाँ पर, है ना। तो मैं इस इंस्टेंट को यहाँ पर डायग्राम बनाया हूँ, है ना। देख रहे हैं एकदम हल्का सा ऊपर, मतलब उठ गया है ये। तो नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एकदम हल्का सा उठा है। वैसे ये उठा के बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। तो ये स्प्रिंग है, खींच गई है। तो ओरिजिनल लेंथ L मान लेता हूँ, है ना, जो कि 40 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी 0.4 मीटर। ये नई लेंथ L डैश हो गई है, ठीक है। ये थीटा में मान लिया वर्टिकल से, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अब एक चीज़ और समझिए कि ये ब्लॉक और ये ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो स्ट्रिंग की लेंथ तो वही रहेगी हमेशा। तो अगर ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ H आया है, तो ये ब्लॉक अगर पहले यहाँ पे था, ठीक है, पहले यहाँ पे था, तो यहाँ से यहाँ H ही आएगा, वो भी। आई बात समझ में? और दूसरी बात कि इसकी जो स्पीड होगी, इस ब्लॉक की भी स्पीड वही होगी, है ना। कांस्टेंट रिलेशन से आपको फील आ रहा है ये चीज़? तो चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग। क्यों? मुझे स्प्रिंग फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग कितना खींच गया है ना, कितना एक्स्ट्रा खींच गया। तो देखिए ये एल डैश है और ये एल था, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल डैश माइनस एल। अब एल डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? तो आप एल डैश की वैल्यू लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दो इस ट्रायंगल में, तो ये एल बाई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्यों? कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एल बाई एल डैश, तो एल डैश विल बी एल बाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसमें? तो एल बाय कॉस थीटा माइनस एल, एल कॉमन ले लूँ क्या मैं? तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। आई बात समझ में? वैल्यू मैं बाद में पुट कर लूँगा, अभी है ना इस पर टेंशन नहीं लेते हैं। उसी तरीके से मैं एच भी निकालना चाह रहा हूँ, है ना। एच की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए एच की वैल्यू क्या होगी, आप टेन थीटा इक्वल टू एच बाई एल लिख सकते हो। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल टेन थीटा। आई बात समझ में? अब मैं इस ब्लॉक पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। ये उस इंस्टेंट पर है जब नॉर्मल जीरो हो चुकी है, कंटैक्ट जस्ट लूज की हुई है। तो देखिए इस तरफ जो ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर, उस तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी। क्यों? स्प्रिंग इस तरफ है तो फोर्स भी इधर ही लगाएगी। और स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, के इंटू एक्स। एक्स क्या होता है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन। तो यहाँ एक्सटेंशन हुआ है। आई बात समझ में? नीचे क्या लग रही होगी, एम जी। तो यही दो फोर्स हैं। नॉर्मल ऊपर लग रही थी पहले, लेकिन वो तो जीरो हो गई है इस मोमेंट पर। अब देखिए इधर टेंशन लग रही है, सही बात है, लेकिन उससे मुझे अभी कोई मतलब है नहीं, इसको रहने दो। क्यों? मैं वाई डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो के एक्स का एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, के एक्स कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसमें? तो वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या है, जीरो, है ना। मतलब इस इंस्टेंट पर अभी, है ना, आगे जाकर हो जाएगा, लेकिन अभी इस इंस्टेंट पर, है ना, नेट फोर्स वाई में जीरो है, बैलेंस्ड है फोर्स, ठीक है। तो के एक्स कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा। के एक्स कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी।
अब वक्त आ गया है सारा वैल्यू रखने का। के को इधर मैं पहुंचा देता हूं और एक्स की वैल्यू यहाँ से लिख लेता हूं। ठीक है, तो एल 1/cos θ -1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू mg। ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1/cos θ इक्वल टू, अच्छा के भी तो आया था नीचे, mg/k, ये l भी उधर चला जाएगा तो mg/kl। क्लियर। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड, यहाँ पे 1 - cos थीटा हो जाएगा। हाँ, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - mg/kl। ठीक है, अब आप इसको जल्दी से है ना सॉल्व कर लीजिए, डाटा है ना पुट करके। मैं भी सॉल्व करता हूँ, चलिए करते हैं। यहाँ पे मैं वापस आ गया हूँ, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये ऐसे है, मास की वैल्यू कितनी है 320 ग्राम, तो 320/1000 हो जाएगा ये। ठीक है, जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, के की वैल्यू भी दी गई होगी 40 न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट में, मज़ा ही आ गया, 40 है। और लेंथ की वैल्यू, इसे मैंने एल माना है, तो ये 0.4 मीटर है, मतलब 40 सेंटीमीटर था, तो 4/10 हो जाएगा ये, है ना, 0.4 है तो 10 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया सॉल्व करके, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए आराम से, तो ये क्या क्या कट जाएगा, 2 0 3 0 कट गए, 4 4 जा 16, 2 जा 32, है ना, और ये 10 बच गया, 2/10 यानी 1/5, तो ये 1/5 आ रहा है। 1 - 1/5 कितना होता है, 4/5 होता है। तो देख रहे हैं कोई अच्छा एंगल आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, cos थीटा 4/5। अगर मान लीजिए आपको एंगल में विश्वास नहीं है तो आप ऐसे है ना cos थीटा को लिख सकते हैं 4/5, और ये ऑब्वियसली क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो tan थीटा क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसकी वैल्यू अब लिख देता हूँ, h की वैल्यू है ना, L tan थीटा है, तो tan थीटा क्या है 3/4, 3/4 इंटू एल। ठीक है, 3/4 इंटू एल। उसी तरह से ये एक्सटेंशन की वैल्यू भी लिख देता हूँ मैं, 1/cos थीटा 5/4 हो जाएगा, 5/4 - 1 1/4, तो ये हो जाएगा आपका L/4, है ना। ये सब अभी आगे और है ना एक इक्वेशन में ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ इसको। अब हम लोग क्या लगाएंगे, एक सेकेंड, अब हम लोग लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या, या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं। तो आपको जो आपका फेवरेट है वो आप लगा लीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पर क्या है ना, कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है, जैसे कि ये जो टेंशन वाला जो है फोर्स, ठीक है, तो जब एम पे लिखोगे और एम पे इस वाले पर भी है ना टेंशन वाला वर्क डन है ना जोड़ोगे, तो देखना वो कट जाएंगे। क्यों, इधर है ना यहाँ पर टेंशन का वर्क डन आप देख सकते हो पॉजिटिव हो रहा है, और यहाँ पर टेंशन का वर्क डन निगेटिव हो रहा है। क्यों, टी ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा था, तो नेट वर्क डन बाय टेंशन क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, और जब आप यहाँ से यहाँ पर आए हो तो नॉर्मल लग रही थी ऊपर, माना कि नॉर्मल लग रही थी, लेकिन नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट अगेन परपेंडिकुलर था, तो वर्क डन बाय नॉर्मल भी क्या था 0 ही था। क्लियर है ये चीज़। तो क्यों ना एनर्जी कंजर्वेशन लगा लिया जाए फिर। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी में दो पोटेंशियल एनर्जी होंगी, एक ग्रेविटी की होगी और एक स्प्रिंग की होगी, है ना, ग्रेविटी की भी और स्प्रिंग की भी। तो इसको हम लोग ध्यान से लिखेंगे अच्छे से। अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल मैं किसको मान रहा हूँ, इसको इनिशियल मान रहा हूँ, है ना, जब वो यहाँ था, और ये फाइनल मैं मान रहा हूँ। क्लियर है, ये पॉइंट फाइनल है ना, और मैं दोनों ब्लॉक के लिए इकट्ठे लिख सकता हूँ। अच्छा, दूसरा तरीका जो मेरा फेवरेट है उसमें ये मैं करता हूँ कि कौन सी एनर्जी किस में चली गई, वो एक लाइन में है ना आंसर बता देता है। ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी घटी तो किस में है ना चली गई वो। तो छोड़िए, है ना, ये लिख दिए तो लिख दिए, अब इसको ही सॉल्व करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, है ना, क्योंकि रिलीज किया गया था यहाँ पर। अब ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आपको एक रेफरेंस लेवल मानना होता है कि नहीं। तो हम लोग कहाँ पर रेफरेंस लेवल मान लें,
मैं क्या सोच रहा हूँ, इस पॉइंट पर रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है, लेकिन इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा। क्यों, ऊपर आप 0 मानते हो तो नीचे निगेटिव माइनस एम लिखते हैं और ऊपर प्लस एम लिखते हैं। अब देखिए क्या है कि ये लेंथ y में मान लेता हूँ। ठीक है, ये लेंथ y आ रही बात समझ में, तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा, माइनस एम आ गई बात समझ में। बाकी ये कट ही जाएगा, अभी आप देखना। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि शुरू में वो खींची हुई नहीं थी। तो यहाँ तक ये सब बात आपको समझ में आ रही होगी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस पूरे सिस्टम का में दो ब्लॉक हैं, तो एक हाफ एम वी स्क्वायर और इसकी भी हाफ एम वी स्क्वायर होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब लिखोगे तो इसकी फिर से 0 होगी। फाइनली ये यहाँ पर है, लेकिन यहीं पर आपने रेफरेंस 0 माना हुआ है, तो इसकी तो 0 होगी, लेकिन इसकी कितनी हो जाएगी, माइनस एम और नीचे का लेंथ कितना हो गया, y प्लस एच, माइनस एम वाई प्लस एच। क्लियर ये चीज़। और एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स उसमें क्या होता है, कितना खींचा गया है वो, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मैं बहुत कोशिश किया हूँ, यहाँ छोटा छोटा शायद समझ में आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा तो माइनस एम और यहाँ वाला माइनस एम कट जाएंगे। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर बन जाएगा, तो मैं एम वी स्क्वायर को इधर लिख रहा हूँ। ठीक, तो ये सब इधर चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी एच माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर ये चीज़। अब m को भी उधर भेज दीजिए, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एच माइनस के, m यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो k बाई 2m इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर सारा डाटा पुट कर लीजिए और ये आंसर आपको आकर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आप शायद वही आंसर ही देखने के लिए आए हो, तो चलिए मैं डाटा पुट करता हूँ, है ना। थोड़ा ध्यान से पुट करना होगा। g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला था 3l/4, है ना। तो 3/4 और l की वैल्यू कितनी थी, l की वैल्यू 0.4 मीटर है, यानी 4/10, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। माइनस k की वैल्यू 40 था, 2 है, मास की वैल्यू कितनी है, 320 ग्राम है, तो यहाँ 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो मैं उसको ऊपर भेज रहा हूँ, 1000 आ जाएगा। फिर उसी तरह एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है, l/4 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर बाई 16, या ऐसा कर लो l/4 को 2 बार, नहीं l स्क्वायर बाई 16 करता हूँ, तो 1/16, और l स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.4 का स्क्वायर, यानी 16/100। ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहीं डाटा पुट कर लेते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता। 40/4 10 सेंटीमीटर यहीं हो जाता। यहाँ देखिए कट भी तो रहा है ये, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरे कलर से, हाँ, वी स्क्वायर इक्वल टू, तो देखिए 4 से 4 कट गया, 10 से 10 कट गया, ये 3 आ गया, माइनस यहाँ पे ध्यान से देखिए 16 कट गए, ये 2 जीरो को काट लिया, फिर ये 0 इसको काट लिया, है ना। 2 से ये 20 हो जाएगा, और 20/32 यानी 4 से कटेगा 5/8, तो ये आ गया 5/8। अब बताइए 3 माइनस 5/8 कितना होगा। अब मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 माइनस 5/8, 8 3 24 माइनस 5 19/8, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √19/8। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, √19/8 ये आ रहा है आपको 1.541, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका फाइनल आंसर है। एससीबी में राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया गया आंसर, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड होगा आंसर। ठीक है, ये राउंड ऑफ किया गया है, एग्जैक्ट आंसर ऊपर लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको सारी बारीकियां समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन की, है ना। मैं एक ही पेज में हटा दिया हूँ इस सारे सॉल्यूशन को, तो है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।